बाजार बोलते हैं इसमें एफआईज डेज का डेटा एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से कल एफआईज की एक्टिविटीज रही हैं। तो एफआईज एज यूजल कल भी बिकवाली करते हुए नजर आए। 4197 करोड़ रुपए की उन्होंने सेलिंग की है। हालांकि डीआईज बहुत अच्छे से क्वांटम में बाय कर रहे हैं। 5955 करोड़ रुपए की बाइंग उन्होंने कर डाली है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी नेट में तो प्लस है, लेकिन कहीं ना कहीं एफआईज का साथ नहीं मिल रहा, इसलिए मार्केट को अभी दिशा नहीं मिल रही है। मार्केट केवल एक धीरे 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 करके सेलिंग मोड में ही चल रहा है। लेकिन मार्केट में आगे क्या करना होगा, क्योंकि एफ एंड ओ में भी देखें तो 91% लेवल तक शॉर्ट आ चुके हैं, जहां पर की शॉर्ट कवरिंग की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन वो किस दिन होगी ये देखना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, कि किस तरह से ग्लोबल इंडिसेस चल रहे हैं और क्या कुछ रुझान वहां पर देखने के लिए मिला। तो अमेरिकन मार्केट्स ग्रीन में और सभी एशियन मार्केट आज ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है इंडियन मार्केट के लिए, कि सारे ही मार्केट आज ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से शंघाई, हैंगसेंग, निकाई, कोस्पी, हालांकि इम्पैक्ट थोड़ा कम है, क्योंकि हम अपने ही ट्रिगर से चल रहे हैं। लेकिन ग्लोबल इंडिसेस का साथ है, ये अच्छी चीज है कि जिस दिन ये हमारा सेंटीमेंट पलटेगा उस दिन ग्लोबल इंडिसेस सही चल रही हैं, ये हमें एक बैक ऑफ द माइंड क्लियर पिक्चर होगी। आगे बढ़ते हैं, टॉप गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट देख लेते हैं। इस बार कौन से शेयर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, कौन से शेयर हैं जो कि वीकनेस दिखा रहे हैं। तो रेन इंडस्ट्री 9% ऊपर है, सांगवी ऊपर 9% ऊपर है, आईटीआई आज अगेन 7% ऊपर, इंद्रप्रस्थ मेडिकल करीब 6.5% ऊपर और कॉफी डे करीब 6.5% ऊपर। तो ये कुछ एक काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा के कामकाज कर रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जहां पर की वीकनेस दिख रही है। तो वीकनेस दिखने वालों में जो अंडर परफॉर्मेंस आ रही है वहां पर आ रही है जीएनएफसी में, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में, गॉडफ्रे फिलिप्स, बीएचईएल आफ्टर रिजल्ट्स, बेयर क्रॉपसाइज 4.5% नीचे। तो ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहां पर की वीकनेस दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और खबर है सबसे इंपॉर्टेंट टैरिफ अपडेट। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ है 25% से बढ़ाकर 50% किया। इसी बीच हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समीर सर भी जुड़ चुके हैं नेटवाला एंड सन से। समीर सर हाय, गुड मॉर्निंग। Hi, good morning. How are you, Vivek? गुड मॉर्निंग सर। सर इससे पहले कि मैं टैरिफ की खबर पर जा ही रहा था, पहले मैं इस खबर पर आना चाहता हूं जो मैंने दोषी जी से भी पूछा था कि सर आप ने कल क्लाइंट को क्या बोला था जब रात टैरिफ की खबर सुनी थी। तो आपने क्या अपने क्लाइंट्स को बोला था? जी कुछ नहीं, एक्चुअली वी हैव नॉट सेड एनीथिंग टू एनीबडी। क्लाइंट्स आल्सो रियलाइज कि ये सब टेंट्रम्स जो वहां से आ रहे इज टू गेट इंडिया टू अग्री एंड टू द लाइन जो वो चाहते हैं। सी, there's a very strong possibility कि ये 27% रहे because India may not agree to some of the terms and conditions, क्योंकि one of the big things that we have is that हमारा जो रशियन क्रूड है हम परचेज करना बंद नहीं कर सकते। एक दो कारण है। एक तो अगर हम दूसरे जगह से लेंगे तो इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ जाएंगे, which will also affect our current account. So Indian government cannot take such a stance. Second, रशिया हमारा एक ally रहा है for quite some time। अभी हम एलाई को अबैंडन कर दे क्योंकि दूसरा कोई कह रहा है कि ऐसे करो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। एंड आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने करेक्ट स्टांस लिया हुआ है कि वी विल कंटिन्यू टू डू व्हाट वी आर डूइंग। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर वो 25% नहीं निकलता है तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एंड दैट विल अफेक्ट एक्सपोर्ट्स टू सम एक्सटेंट। बट वी ऑल्सो हैव टू लुक एट द लार्जर पिक्चर ऑफ थिंग्स, राइट? एंड इन द लार्जर पिक्चर ऑफ थिंग्स अगर हम अग्री करते हैं और हमारा क्रूड बास्केट का रेट बढ़ जाता है तो दैट्स आल्सो अ बिगर प्रॉब्लम। सो सब बैलेंस में लेके होपफुली इट रिजॉल्व्स इटसेल्फ समहाउ और द अदर, एंड दीज आर जस्ट टैक्टिक्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की इंडिया अग्रीज टू सर्टेन अदर कंडीशंस जो शायद वो अग्री नहीं कर रहे, बट वी नीड टू सी व्हाट हैपेंस। बट वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग विद क्लाइंट्स सेइंग कि मार्केट में बेच दो या ऐसा करो। मेरे हिसाब से ऑल दीज थिंग्स विल सबसाइड ओवर द नेक्स्ट मंथ। हम लोग अभी बात कर रहे हैं क्योंकि फ्रेश न्यूज है, बट लॉन्गर टर्म पिक्चर इंडिया में अभी भी ग्रोथ स्टोरी काफी इंटैक्ट है। एंड वी बिलीव कि दीज करेक्शंस आर गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज। जहां स्टॉक्स इंडिविजुअली काफी करेक्ट हो चुके हैं वहां पे लेने का चांस आपको मिलता है। ठीक है। मैं दर्शकों को कल के अपडेट से एक बार फिर रूबरू करा देता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं
उन्होंने भारत पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। रूस से तेल खरीदने के चलते टैरिफ दोगुना किया गया है और 25% टैरिफ तो आज से लागू हो जाएगा, लेकिन जो एडिशनल 25% टैरिफ है ये 27 अगस्त से इम्प्लीमेंट होगा। 25 अगस्त को अमेरिका का एक ट्रेडिंग नेगोशिएट करने वाला जो एक पूरी टीम है वो इंडिया आ रही है। हाई लाइकली है कि वो 25 अगस्त को आ जाएगी, तो शायद 27 अगस्त से उन्होंने इसीलिए एडिशनल 25% की दर रखी है। और इस तरह की हमने टैक्टिक्स उनकी जापान के साथ भी देखी थी, कोरिया के साथ भी देखी थी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी देखी थी। साथ ही अगर देखें तो अब वो जो 50% टैरिफ लगा हुआ है, अगर हम इंडिया का 50% टैरिफ देख लें कि 25% अभी का और 25% 27 अगस्त से लगा हुआ है, तो ये केवल 50% दर अब ब्राजील में ही है। अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इसी दर के साथ हम जाते हैं या नहीं जाते हैं। तपन जी ये बताएं, जिस तरह से हमने देखा कि 50%, वैसे तो 25% पर भी कारोबार करना अमेरिका के साथ शायद मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। उसके बाद तो आप कितना भी लगा दीजिए, अब आप इसको 400 भी कर दे तो क्या ही फर्क पड़ना, क्योंकि 25% पर भी आपका कार्गो अनवाइबल है, 50% पे तो बिल्कुल ही नहीं, और 100% पे तो आप सोचेंगे भी नहीं। मतलब तो 25 के बाद ही शायद आप सोचना बंद कर देंगे काफी कुछ हद तक। ये जो एक महीने का भी अगर हम जब तक कहें कि आज से चूंकि टैरिफ शुरू हो रहा है और जब तक ये डील नहीं हो जाती, इफेक्टिव नहीं हो जाती, टैरिफ कम नहीं हो जाता, ये एक महीने का डिसरप्शन हमारी इंडस्ट्रीज पर कितना भारी पड़ेगा सर? वीर जी देखो, ये जैसे आपने बात की ना कि 25% के ऊपर तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। 25% पे ही ऑलमोस्ट धंधा काफी कम हो जाएगा। तो अगर रैंडमली भी अगर मैं देखूँ तो हमारे काफी सारे सेक्टर इम्पेक्ट आएंगे। जैसे जिस तरह से लेदर इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, और फिर बाकी सब जैसे कहते हैं ना सी फूड्स हो गया, इवन ऑटो एंसेसरीज हो गई, टेक्सटाइल, तो इन सब पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। और वो देखना पड़ेगा हर एक कंपनी का कितना एक्सपोर्ट है। नॉर्मली अगर आप केमिकल की देखोगे तो 20 से 30% का एक्सपोर्ट है काफ़ी सारी कंपनीज का। इवन जेम्स एंड ज्वेलरी में भी ऑलमोस्ट 30% एक्सपोर्ट हो रहा है, खास करके डायमंड और वहाँ। और बाकी ये बात है, टेक्सटाइल में भी ऑलमोस्ट 35% है। तो मुझे लगता है कि ये अगर एक महीना भी चलता है जिस तरह से अभी टैरिफ लगा है, ये 25 दिन, तो ये क्वार्टरली सेल्स का इम्पैक्ट अच्छा खासा आएगा। कम से कम मुझे लग रहा है कि 15-20% डायरेक्टली इम्पैक्ट आ जाता है आपका। और मार्जिन में भी इम्पैक्ट आता है। देखो, थोड़ा सेल होता है लेकिन मार्जिन में भी थोड़ा इम्पैक्ट आ ही जाएगा, क्योंकि आपका कॉस्ट बढ़ेगा और ऑल दैट। तो वहां भी अगर 5% के आसपास भी थोड़ा इम्पैक्ट ऑलमोस्ट आ जाएगा। तो हर एक सेक्टर में मैं एक ब्लैंकेट में दे रहा हूँ, लेकिन ऑफकोर्स ना वो इम्पैक्ट डायरेक्टली दिया। तो ये क्वार्टरली जो रिजल्ट होगा उसमें ये जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट आ ही सके, क्योंकि आज से तो लागू हो चुका है। और जिस तरह से गवर्नमेंट का स्टैंड है, तो मुझे नहीं लगता कि एक वीक में हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बट यस, इन सभी सेक्टर्स में नो वी हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। अगर एक्सपोजर है ना तो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेना भी है तो क्वार्टरली रिजल्ट लेके लेना है, क्योंकि हमें पता नहीं ना किसका कितना एक्सपोर्ट है, और उसका इम्पैक्ट कितना आएगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। और काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि ये जैसे ये पता था कि भाई ये तारीख को 25% लगना है, तो उससे पहले काफ़ी शिपमेंट भी हो जाती है, तो वो भी हुआ होगा मे बी। सो इट वेरीज ऑन कंपनी टू कंपनी, बट यस इम्पैक्ट अच्छा खासा होगा। और खास करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर में वन हैज टू बी केयरफुल बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है। ये सारे सेक्टर आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए, श्रिम्प सेक्टर हो गया, पेट्रो प्रोडक्ट हो गया, केमिकल हो गया, फार्मा, कारपेट्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, मेटल, स्मार्टफोन्स एंड ऑटो पार्ट्स, इन सभी का कितना परसेंट जो एक्सपोर्ट है वो यूएस को होता है। सो श्रिम्प का 32%, फार्मा का ऑलमोस्ट 39.8, ज्वेलरी का 40%, स्मार्टफोन्स अराउंड 44%, ऑटो पार्ट्स 11.4%। जो ओल्ड टैरिफ रेट थी वो भी आपकी स्क्रीन पर है। श्रिम्प्स में पहले 0% लगता था, अचानक से 50% हो जाएगा। सो सीधा हिट है। पेट्रो प्रोडक्ट्स पर चेंज नहीं हो रही है दर, तो ये एक थोड़ा सा राहत है। फार्मा पर कोई टैरिफ नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टैरिफ था 0.5% का, वो 0.5% ही रहेगा। तो अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ फार्मा पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। ज्वेलरी पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि 2.1 से ये 27 अगस्त के बाद 52% हो जाएगा। अभी फिलहाल 27% होगा। अगर हम देखिए स्मार्टफोन्स पर पहले भी टैरिफ नहीं था, अभी भी टैरिफ नहीं है, तो ये थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो अभी भी बची हुई हैं। समीर सर ये बताएं कि ये जो 3 पॉकेट बची हुई है, स्मार्टफोन्स, फार्मा और पेट्रो प्रोडक्ट्स, अगर किसी को ट्रेड करना हो या शॉर्ट टर्म में
कुछ भी मूव्स देखने हो, क्या इनमें देख सकता है या अभी भी इनसे भी दूर रहना है? आई डोंट थिंक वी शुड, मैंने जो कहा कि आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू एस्केलेट टू मच बियॉन्ड, मेरा व्यू एटलीस्ट वो वैसे बन रहा है। तो आई डोंट थिंक वन शुड वरी कि यू कैन शॉर्ट सेक्टर्स लाइक जो डिक्सन है या जो एक्सपोर्ट करती है सब प्रोडक्ट्स है, यू नो ऑल दी स्मार्टफोन्स, और some amount of फार्मा, क्योंकि फार्मा में दे कैन नॉट इंक्रीज इम्पोर्ट ड्यूटी, क्योंकि हम जो भेजते हैं वो जेनेरिक्स भेजते हैं। अगर जेनेरिक्स वहां पे कॉस्ट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर ब्रांडेड जो प्रोडक्ट रहता है इफ दैट सेल्स फॉर अबाउट $30 फॉर अ टैबलेट, तो जो जेनेरिक बिकता है वो $3 या $4 पे बिकता है। अगर वो इंक्रीज करेंगे तो उनकी ही कॉस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज मेडिसिन विल गो अप। इट्स नॉट गोइंग टू बी के दे कैन टेक इट फ्रॉम, I mean, they could probably look at alternative sources, but the point is that जो production levels जो हमारी FDA checks सब हो चुके हैं, it becomes something that they will want to ensure that they do not increase. So I don't think वो sector में कुछ negative ज़्यादा impact आने वाला है। अगर हम जेम्स एंड ज्वेलरी के ना, यू वर जस्ट डिस्कसिंग कि जेम्स और ज्वेलरी में इम्पैक्ट काफी लार्ज आया हुआ है, आई एग्री 50% के ऊपर अगर जेम्स ज्वेलरी का इम्पोर्ट होता है, आई मीन इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है, तो इट बिकम्स समथिंग विच यूएसए, आई मीन जो कस्टमर वहां के विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड। बट देर आर वेज ऑफ गोइंग अराउंड दैट सिस्टम ऑल्सो ना। अगर आप देखें इंडियंस प्रमोटर्स काफी स्मार्ट है, दे कैन सेट अप ऑफिसेज इन बेल्जियम, इन यूएई, जो बल्क ऑफ द वर्क यहाँ करेंगे, थोड़ा सा काम वहां करेंगे, एंड से दिस इज अ प्रोडक्ट दैट इज इवेंचुअली मैन्युफैक्चर्ड इन सो एंड सो कंट्री, एंड देन दे विल एक्सपोर्ट इट टू द यूएस एंड एंश्योर दैट दे कैन बीट दैट टैक्स सिस्टम। तो आई एम श्योर पीपल विल कम अप विद सिस्टम्स जो है टू एंश्योर कि इम्पैक्ट उतना नहीं आता। टेक्सटाइल्स में यस इट विल नॉट बी पॉसिबल, बट सर्टन अदर सेक्टर्स में पॉसिबिलिटी है। एंड लाइक आई सेड, आई डोंट थिंक यूएस इज गोइंग टू be able to replace all of the जो प्रोडक्ट्स है जो इंपोर्ट होते हैं वेरी इजीली। अभी मैं आपको ऑटो पार्ट्स की बात करता हूँ। ऑटो पार्ट्स में ऑफ कोर्स दे हैव 2-3 कंपनीज दैट प्रोवाइड द पार्ट, द ऑटो एंसिलरी, आई मीन जो ऑटो कंपनी है। बट अगर I have to replace that demand overnight with some other manufacturer, maybe from China or maybe from Vietnam or maybe from Thailand. तो it's not कि उसके पास उतना capacity ready रहता है कि I can suddenly double and triple my production. So they are going to have to ensure कि these parts eventually come in. Pressure will come from corporate and SMEs in USA to ensure कि operations don't get affected the way it is. Because it's not only going to lead to job losses in India, बट वहां पे भी अगर आप देख रहे, अगर आप यू नो आई हैव बीन रीडिंग अबाउट सम ऑफ द एसएमई पेन जो उधर हो रहा है। सो कंपनीज दैट आर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम इंटरनेशनली, उनको क्या हो रहा है कि बिकॉज देयर कॉस्ट्स आर गोइंग अप, they are not able to sell, because of which they are not able to hire new people, they are not able to grow their businesses, you know. So it's not going to be कि ये फाइनल आंसर है या फाइनल सेटल होने वाला है। आई एम ऑफ द व्यू के करेक्शंस आएंगे बिकॉज ऑफ दिस रीजन, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। बिकॉज अगर ये रीजन है तो दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। यस वैल्यूएशंस हाई है अभी भी आफ्टर दिस करेक्शन, बट इंडिया में इफ यू सी हिस्टोरिकली, बिकॉज वी आर अ ग्रोइंग मार्केट, वी हैव कंपनीज जिसके पास स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेजेस है, दीज वैल्यूएशंस कैन रिमेन हायर फॉर लॉन्गर। तो ये करेक्शन will bring valuations to a little bit more reasonable level, which will allow you to buy. And if अगर valuation वापस वो high levels पे चल जाते हैं, तो then you have an opportunity to make money. So I'm not too disturbed or too concerned. मेरे हिसाब से eventually all of this will have to go back to normalization. It may take a month or 2 months. और जो आपके दूसरे स्पीकर ने भी कहा कि यू नो पहले ही सब कुछ जितना माल रेडी था बेच दिया होगा, सो दैट दे कैन बीट द टैक्स। तो a lot of that as you know shipments जो है वो पहले उठा लेंगे, and then future shipments of course they will keep monitoring, but अगर वो resolve हो जाता है then business will continue as normal. काफी कुछ कंट्रीज का हुआ भी है एक्चुअली। तो हमने देखा था साउथ कोरिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, और उस समय भी धमकियां पूरी दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और टैरिफ भी बड़े बड़े लगाए गए थे। इस तरह से हुआ है। तो उनकी ये जो टैक्टिस है दूसरे देशों के साथ, वो सफल रही है। मे बी कि इंडिया के साथ थोड़ा बहुत उनको सफलता मिल जाए। लेकिन एक चीज जो कि हमने देखा कि 2024 में हमने रशिया से क्रूड ऑयल लिया था हमारी जरूरत का 36%। अभी हमने जो Q1 का डेटा है वो 33.7% आया। दैट मीन्स कि हमने थोड़ा सा अपना
जो क्रूड का बास्केट है उसमें रशिया से क्रूड कम इंपोर्ट किया एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, और हमने इसको थोड़ा सा शिफ्ट किया है अमेरिका पर भी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तपन जी ये बताएं, अगर हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर भी दे, देखिए हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं कि अगर हमने ऑयल का सेक्रीफाइस कर दिया, हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का सेक्रीफाइस कर दिया, जो डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं, हमने थोड़ा सा डिफेंस इक्विपमेंट उनसे खरीद लिए रशिया की जगह, इन तीन सेक्टर्स के बदले अगर हम अपने बहुत सारे सेक्टर्स लाइक का अपने आईटी को बचाना है, क्योंकि आईटी के बहुत सारा जो 60% रेवेन्यू यूएस से आता है, आपको फार्मा का रेवेन्यू बचाना है, आपको ज्वेलरी का भी रेवेन्यू बचाना है, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स, पेट्रो प्रोडक्ट्स, श्रिम्प्स, इतने सारे सेक्टर्स को आपको बचाना ही है। तो क्या लगता है कि आपको किन किन सेक्टर्स में इंडियन गवर्नमेंट को सेक्रीफाइस करने होंगे यूएस के साथ? विवेक जी, जिस तरह से ट्रम्प नो सडनली एक वीक में आ गए इंडिया के पीछे, ऐसा तो मुझे कुछ और ही रीजन लग रहा है। रशिया का एक रीजन की वजह से इतना सब कुछ नहीं, रशिया से हम लोग 2 साल से ले रहे ऑयल, ऐसा तो नहीं कि अभी नहीं ले रहे, लेकिन कुछ और भी रीजन है शायद। लग रहा है कि भाई उनको भी वो जो इंडिया पाकिस्तान में हम लोग क्रेडिट नहीं दिया है, या तो ये जो नेगोशिएशन हमारा 2.5 महीने से जो यूएस के साथ चल रहा है वो एंड में नहीं आ रहा, हम लोग एग्रीकल्चर में उनको कह सकते हैं ना कि दे नहीं रहे वे कि आप आए और बेचे यहाँ। तो काफी सारे और भी रीजन है जिसके वजह से ट्रम्प लिटरली ना वो आके हमारे पीछे लग गए हैं। तो मुझे, अगर देखो ट्रम्प को चाहिए तो सामने से बोल देगा कि भाई आप ऑयल यहाँ से इंपोर्ट इतना कर लो, और हम लोग शायद मान भी जाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ और ही चल रहा है, कुछ और ही पॉलिटिक्स चल रही है, इतना नहीं तो एग्रेसिवली वो आते नहीं। और रही बात एक सिर्फ रशिया के रीजन की वजह से ये नहीं हुआ है, चलो हमें वो सब तो पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन हाँ, अगर जिस तरह से आप बोलो कि हाँ भाई किस तरह से टैकल किया जा सकता है, तो पहले तो ट्रम्प दिमाग में क्या चल रहा है वो समझना पड़ेगा। और उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफकोर्स जैसे आपने बोला वो सही बोला है कि डिफेंस थोड़ा वहां से बाय कीजिए, ऑयल का इंपोर्ट बढ़ाइए, रशिया का कम भी कर लेंगे, इंडिया रेडी है, लेकिन वो अपनी शर्तें रखे। और लेकिन देखो अगर वो बोले कि नहीं पूरा जीरो कर दे, तो वो इंडिया होने नहीं वाला है, क्योंकि जिस जिस प्राइसिंग पे रशिया से आ रहा है, अगर अगर हमने थोड़ा भी बढ़ा दिया, हमारा फिजिकल डिफिसिट नो पूरा टॉस पे चला जाएगा, और वो इंडिया चाहेगा नहीं। बहुत दिनों बहुत सालों के बाद फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में आया, तो मुझे नहीं लगता कि इतना चीप ऑयल जाने देंगे इंडिया। हाँ, थोड़ा महंगा वहां से ले सकते हैं डिफेंस में, और कुछ और केमिकल और वहाँ जो बातें चल रही इवन वहां से ले भी सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में हम लोग आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट बैक डाउन करेगी, और एग्रीकल्चर में वहाँ क्योंकि 60% हमारा कह सकते हैं ना पूरा जनता, पूरी जनता उस पर ही डिपेंडेंट है। तो आई थिंक काफी हद तक पता है, देखो 2.5 महीने से नेगोशिएशन चल रहा है यूएस के साथ, तो पता है कौन सी चीज में होगा, लेकिन वही है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। रशिया यूक्रेन को सॉल्व करके नोबेल प्राइज लेना चाहते हैं, वो भी दिमाग में चल रहा है, और हमको बीच में ला रहे हैं, और किसी और कंट्री को पकड़ नहीं रहे, हमको ही पकड़ रहे हैं कि भाई आप इंपोर्ट कर रहे हो। सब लोग, चाइना भी इंपोर्ट कर रहा है, बाकी सब ईयू भी एलएनजी इंपोर्ट कर रहा है। सो यहाँ कुछ और ही मामला है जो आई डोंट नो क्या है, लेकिन आई थिंक जो आपने बोला ऑफ कोर्स वो सब करके अगर खुश होते तो पहले ही कर देना चाहिए, और कर लेंगे, लेकिन प्रोवाइड वो मान जाए। तो तपन जी ऐसे में मतलब जो पूरा मार्केट में ये जितने भी सेक्टर्स हैं जहां पर हमने देखा कि एक्सपोजर यूएस में बहुत ज्यादा है और वल्नरेबल भी हो सकते हैं, जितना ये टाइम डिले होगा इनमें डील होने में और सारी चीजें सॉर्ट आउट होने में, ऐसे में कौन सा सेक्टर है जहां से दूर रहना चाहिए, और कौन सा सेक्टर है जहां पर अपॉर्चुनिटीज भी हैं कि ठीक है इसके बिना तो यूएस का भी गुजारा नहीं है, इसको तो ले सकते हैं? जी विवेक जी, जैसे आपने एक अच्छी सी लिस्ट बताई पूरी जबी सेक्टर की, मैं तो देखो दूर ही रहूंगा। आई आई डू एग्री विद द अदर स्पीकर कि ये कहीं ना कहीं सुलझ जाएगा, लेकिन जब तक सुलझ नहीं जाता, जब तक एग्रीमेंट नहीं होता, तब तक वो तलवार रहती है। और ये टैरिफ 25% लग गया है, अभी हमें पता नहीं कंपनी वाइज सेक्टर वाइज कितना इम्पैक्ट आएगा, क्या आएगा, वो तो मैंने आपको ऊपर से बोला है, ओवरऑल हॉलमार्क फिगर दिए। तो मैं तो इन सभी सेक्टर जो आपने बताए, इवन इंक्लूडिंग फार्मा, मैं स्टे अवे करूंगा। और मैं क्लाइंट्स को भी मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि पता नहीं है, ये ट्रम्प है, कुछ भी कल उठ के मन आया तो कुछ और टैरिफ लगा देंगे, चलो वो लगेगा नहीं, 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में शायद रिवर्स भी हो जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सेंटीमेंट इंपैक्ट हो जाता है आपका सेल्स। और जो जो एक बिजनेसमैन होता है उसको एक्सपोर्ट कितना करना है उसको भी पता नहीं चलता। तो ये सभी सेक्टर से मेरे हिसाब से अगर नया निवेश करने तो दूर ही रहिए, डोमेस्टिक पे फोकस करो, बैंकिंग है, एनबीएफसी है, एफएमसीजी अभी थोड़ा ग्रो कर रहा है,
इवन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, होटल्स, हॉस्पिटल्स, डिफेंस भी अच्छा है। डिफेंस भी अभी थोड़ा रिकवरी मोड में यानी थोड़ा नीचे आ रहा है, तो वहां कीजिए। बहुत सारे अदर सेक्टर है जहां हम लोग फोकस करना चाहिए। पूरा डोमेस्टिक पे फोकस कीजिए, नया निवेश तो वही करना चाहिए। हाँ, जो अगर आपने ऑलरेडी इन सब सेक्टर में निवेश कर दिया, वेट एंड वॉच है, और कुछ कर नहीं सकते। और अगर चीजें ऊपर आती है, आपको सेफ रहे तो निकल के कहीं और जा सकते। देखो, मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं एक महीने में सॉल्व होगा, लेकिन जब तक नहीं होता है तब तक तलवार लटकती रहेगी। और इस दौरान अगर सेल्स इंपैक्ट आता है, प्रॉफिटेबल इंपैक्ट, तो वो जानना बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरे हिसाब से ये जो सेक्टर्स बोले, वहाँ फोकस करना चाहिए। और उसमें से मेरे हिसाब से सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी बैंक्स, एनबीएफसी, एफएमसीजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ज्यादा दिख रही है। वहाँ रिजल्ट ठीक ठाक आ रहा है। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर तपन जी की तरफ से क्लियर हो गया कि डोमेस्टिक थीम वुड बी द इम्पोर्टेंट थीम फॉर द, जब तक कि ये सारा फियास्को सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। लेकिन सभी सर एक चीज बताएं, कि अगर ये चीजें सारी लिंगर ऑन होती रहती हैं, फॉर एग्जांपल 1 महीने या उससे ज्यादा, 2 महीने भी हो गया, तो डू यू फील कि देर आर सम कंसर्न कि कुछ सेक्टर्स में कुछ छोटी छोटी कंपनियां जिनका एक्सपोजर जो यूएस से ही चल रही थी, दे विल स्टार्ट डिफॉल्टिंग, और उसका इम्पैक्ट हमें बैंकिंग और एनबीएफसी पर भी देखने के लिए मिल सकता है? मतलब दे शुड बी ऑन द हाई अलर्ट मोड। जी बिल्कुल, देयर कुड बी सम कंपनीज जहाँ पे देयर कुड बी सम प्रॉब्लम इफ 2 मंथ्स में कुछ रिजॉल्व नहीं होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू पे माय एम्प्लॉय कॉस्ट, वेदर वेदर मेरा प्रोडक्शन होता है, मेरे को मेरा फैक्ट्री का जो भी है सिस्टम चालू रखना पड़ता है, रेंटल अगर रहता है, जो भी है, सो ऑल ऑफ दो आई हैव टू कीप सर्विसिंग द इंटरेस्ट, सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल कंटिन्यू। एंड छोटी कंपनीज जहाँ कैश फ्लोज उतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं या फिर लेवरेज थोड़ा ज्यादा हाई है, could definitely face some sort of difficulty and some problem. इंडिया का एक ही होप है कि वी स्टार्ट निगोशिएटिंग क्विकली विद द यूरोपियन यूनियन। अगर ईयू के साथ कुछ डील कर दे एंड इट ओपन्स अप सर्टेन एवेन्यूज ऑफ एक्सपोर्ट टू दैट एंड विच कैन रिप्लेस सम ऑफ जो यूएस का एक्सपोर्ट जा रहा है, which is getting affected. I'm not सब पहले तो सब एक्सपोर्ट यूएस में जो जा रहे हैं इफेक्ट नहीं हो रहा है, फार्मा में इफेक्ट नहीं हो रहा है। आपने कहा जो स्मार्टफोन्स और वो सब में इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, केमिकल्स में आ रहा है, बट केमिकल्स में देन अगर वो केमिकल चाहिए यूएस में, देन वेर आर दे गोइंग टू गो? इफ दे टू बाय फ्रॉम चाइना, ग्रेट, आई मीन चाइना शुड ऑल्सो हैव द इनफ प्रोडक्शन, प्लस जो केमिकल जो एग्जैक्ट जो उनके कॉम्पोजिशन उनके टेस्टिंग में हुआ है, इट मस्ट मैच। क्योंकि टुडे व्हेन यू आर टेकिंग सम केमिकल्स एंड अप्लाइंग ऑन योर फेस, ऑन योर बॉडी, या फिर आप केमिकल्स ले रहे हैं फॉर इंजेक्शन, तो if there is some property which is not totally perfect or they are not able to meet that standard, then how does it affect the final product there? So all of these things need to be taken. But yes, आपने जो कहा छोटी कंपनीज में थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, बट आई थिंक द लार्जर कंपनीज विल प्रोबेबली गो थ्रू अनस्केथेड. इट विल नॉट बी अ मेजर, मेरे हिसाब से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ मेजर इशू. बैंकिंग पे भी उतना नेगेटिव नहीं आएगा. अगर देयर मे बी सम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन द नियर टर्म, मे बी शॉर्ट टर्म में थोड़े एनपीएस मार्जिनली बड़े बैंक्स के लिए, बट लाइक आई सेड आई एम एक्सपेक्टिंग मोस्ट ऑफ दिस टू रिवर्स. और अगर नहीं हुआ, then India needs to probably take a stronger call and figure out what to do. I mean, Tab will have better exports with maybe Europe, जो मैंने कहा, and just US में जो भी है वो देखा जाएगा. बिल्कुल ना, इस समय मतलब स्थिति चैलेंजिंग तो है मार्केट के लिए, माफ कीजिएगा। लेकिन कुछ एक कंपनी जिनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं उन पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। फुटको, जहां पर कि कल कंपनी के मार्केट आवर्स के बाद रिजल्ट्स आए, रेवेन्यूज में 34% का जंप देखने के लिए मिला। ऑलमोस्ट 2950 करोड़ रुपए की रेवेन्यूज आए हैं कंपनी के। एक्सक्यूज मी, नेट प्रॉफिट में करीब 13% का जंप देखने के लिए मिला है। तपन जी, कैसे देख रहे हैं आप फुटको को आफ्टर रिजल्ट्स? विप्रो, विप्रो कौन सा स्टॉक बोला आपने? विप्रो? फुटको सर, फुटको। हुडको, ओके, सॉरी सॉरी, मुझे विप्रो सुना। अच्छा, हुडको का नहीं नहीं रिजल्ट सर। ओके आया था ओवरऑल, अगर मैं हम लोग बात करें तो। लेकिन अभी सही में बोलूं तो जिस तरह का प्राइस मूवमेंट आया है हुडको का, वो ओके था, इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट मुझे ठीक ठाक ही लगा। अगर आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर आप देखो तो एनसीसी का भी रिजल्ट ओके था और इसका भी ओके आ रहा है।
और यहाँ से भी ना अगर हम लोग बात करें तो मॉडेस्ट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ से भी वो मैनेजमेंट का मैं थोड़ा सुन रहा था, तो आगे भी कमेंट्री ठीक ठाक लग रही है। एक चीज है कि यहाँ थोड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस आगे जाके गवर्नमेंट का रहेगा, तो चांसेस ज्यादा है कि वहाँ डिमांड रहेगी, लोन की डिमांड भी रहेगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है। एंड आगे जाके वो काफी हद तक नो इंटरेस्ट रेट बर्डन जो है कम करने वाले अपने बोरोवर्स का, और बहुत ही जल्दी वो बातें कर रहे हैं कि वो ट्रांसमिट भी कर लेंगे जो रेट कट। देखो आप जो रेट कट हुआ था 1% का, वो टोटली प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हुआ है, तो होपफुली वहां भी आ जाएगा। मेरे हिसाब से नो आई थिंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ से ट्रेंड देखना बहुत जरूरी होगा हुडको का कैसा है। थोड़ा वॉलेटाइल रहा है हमेशा हुडको, अगर आप देखो ना प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा डेट लेवल भी बढ़ा है लेकिन आई थिंक वो मैनेजेबल है। और यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि आई थिंक जिस तरह से जा रहा है स्टॉक, आई थिंक ये अगर किसी के पास हो तो होल्ड करना चाहिए। आई थिंक रिकवरी मोड में है। ठीक है। अ, अगले रिजल्ट देखते हैं इरकॉन इंटरनेशनल, जहां पर की रेवेन्यूज में 21% का डाउन देखने के लिए मिला, नेट प्रॉफिट 27% डाउन, एबिटा 20% डाउन, मार्जिन्स भी मार्जिन्स थोड़े फ्लैट थे। समीर सर कैसे देख रहे हैं इरकॉन और इस तरह की कंपनियां, जो कि हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अभी तक। अब चूंकि हम रिजल्ट सीजन के ऑलमोस्ट एंड पॉइंट की तरफ पहुंच रहे हैं, सो योर टेक ऑन इरकॉन इफ यू आर कवरिंग दिस कंपनी, और टेक ऑन ऑल द स्मॉल कैप कंपनीज जिनके रिजल्ट्स अभी तक आए हैं। तो इरकॉन का मैंने एक्चुअली रिजल्ट स्टडी नहीं किया है, तो उस रिजल्ट पे बात करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। पर जो आपने कहा, इफ द नंबर्स आर लिटिल सबड्यूड, दैट इज अ लिटिल वरीसम। बट अगर मैं आप देखूँ तो दे हैव अ डिसेंट ऑर्डर बुक एंड दे हैव, हमारे हिसाब से जो रेलवे से ऑर्डर्स आएंगे, तो वी आर नॉट टू कंसर्न कि एक क्वार्टर का शायद थोड़ा सा कम आ जाए अगर टर्नओवर, और मे बी दे फिनिश सम वर्क जहाँ पे बिलिंग नहीं कर पाए हैं। बिकॉज यू नो इन व्हेन यू डू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और सर्टेन प्रोजेक्ट्स, so once you reach a particular point of a project, only then can you do billing. So those kind of things don't affect me in like one quarter. But going forward, we believe they will do well, or Indian Railway के orders आते रहेंगे. So I think the stock is corrected quite a bit, and uh, is something that one can look at from a long term investment. अगर आप दूसरे मिड कैप स्टॉक्स की बात करें, तो एक्चुअली इस बहुत मिक्स्ड बैग जैसे आया हुआ है ये करंट क्वार्टर। पर ज्यादा आप देखो तो रिजल्ट्स टू सम एक्सटेंट हैव बीन डिसअपॉइंटिंग। आप अगर तीन चार कंपनी छोड़ के जो एक्चुअली हैव डिलीवर्ड गुड नंबर्स लाइक गॉडफ्रे फिलिप्स या फिर यू नो बाकी के, देव बीन बिलो एक्सपेक्टेशन। तो we need to see जो consumption growth इंडिया में expected था, which we also believed would come. We are hoping it starts seeing an uptick, क्योंकि जो tax breaks मिले थे, we were hoping कि वो consumption की तरफ थोड़े जाएंगे, तो we'll see the growth, and अगर consumption pick up होता है तो investment cycle pick up होगा. So you know those are the kind of things we were hopeful for, जो अभी early green shoots है बहुत छोटे से, but it's not really picked up the way we thought it would. But going forward, we hope कि second half of the year में the pickup becomes bigger, and then the earnings for these smaller companies start getting better. But yes, slight disappointment. Very difficult to pinpoint when this change will happen, but it is desperately needed, क्योंकि जो valuations पे ये सब stocks trade कर रहे हैं, it becomes difficult to sustain these valuations for some of these mid caps अगर वो growth नहीं आता है। क्योंकि mid caps पे the reason people invest is they expect faster growth and better profitability, operating leverage, जो नहीं दिख रहा है for the time being. ठीक, तो मिड कैप में स्पेस, रेलवे और इरकॉन तीनों पर एक सबने पिक्चर बता दी है। समीर सर आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर Thank इम्पोर्टेंट you, डे पर Vivek. हमारे Thank you for साथ आने having के me. लिए। Appreciate it. अ, अगले काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। अगला काउंटर है रेमंड का, लास्ट रिजल्ट में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर रेवेन्यूज में 16% का जंप देखने के लिए मिला, नेट प्रॉफिट डाउन आया 9% का, एबिटा डाउन आया 25%, और मार्जिन्स पॉजिटिव थे 10% के कंपैरिजन में 10.7% के मार्जिन्स देखने के लिए मिले। तपन जी ये बताएं रेमंड, क्योंकि हमने देखा कि टेक्सटाइल कंपनीज पर एक बज बनना था आज से 2 महीने पहले कि इनको फायदा होगा, अभी कुछ फायदा तो हुआ नहीं। ठीक है, ये रिजल्ट वन ऑफ हो सकते हैं, लेकिन नुकसान शेयरों में बहुत देखने के लिए मिल रहा है सर। रेमंड पर योर टेक।
जी रेमंड का अगर आप रिजल्ट देखो तो रिजल्ट देख के लगा है ठीक है चलो प्रॉफिटेबिलिटी आई है, लेकिन यहाँ हमें मेनली वही देखना है कि आगे जाके किस तरह से गाइडेंस और मैनेजमेंट क्या सोची है। काफ़ी उम्मीदें थी रेमंड लाइफस्टाइल के पास से, और उनका आगे जाके भी फोकस जिस तरह से मैंने देखा था कि ऑलमोस्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट एंड टर्न अराउंड पे ज़्यादा फोकस है। लेकिन वही है कि इन्वेंट्री और टर्न अराउंड एग्जीक्यूशन क्या इनका हो रहा है, क्योंकि आप देखो तो इनका अच्छी खासी इन्वेंट्री भी लास्ट टाइम अच्छी खासी आ गई थी, और कंज्यूमर डिमांड और वो सब तो है। लेकिन देखो टेक्सटाइल बिजनेस आपको भी पता है कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बिजनेस टू, बहुत कम टेक्सटाइल कंपनीज अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी पे जाते हैं। तो इनका ऑपरेशनल लीवरेज और किस तरह से ना सेगमेंट टेक्सटाइल डिमांड सेगमेंट तो स्ट्रांग है, लेकिन वहां से वो कैसे कैटर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल अगर आप देखो तो मुझे कंपेरेटिवली ओके रिजल्ट लगा, इतना कुछ खास दिखा नहीं। और रेमंड लाइफस्टाइल पे उम्मीदें तो ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ चाहूंगा कि और एक दो क्वार्टर रिजल्ट देके देन विल टेक अ पिक, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना टेक्सटाइल इट्स मोट नहीं है, यानी कैसे ऐसी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं कोई भी एंटर कर सकता है, इसलिए यहाँ मैं और एक दो क्वार्टर देखना चाहिए। अभी के लिए तो मैं ये स्टॉक को अवॉइड रखूंगा।